हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 का साइंस सेक्शन, जो कि मैंने खुद ही बनाया है। ये मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। वन ऑफ द गैसेज इज 21% पार्ट ऑफ द एयर and is essential for the survival of human beings. This gas is known as, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब बता देता हूँ कि हमारा जो एयर है, ठीक है, हमारे चारों तरफ जो एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, ठीक है, जिसमें से एक गैस है जो कि 21% पार्ट ऑफ द एयर, यानी पूरा अगर एयर है हमारा तो उसका 21% जो है वो ये गैस है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, और ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी गैस है। इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि जिंदा नहीं रह सकते उसके बगैर। तो वो कौन सा गैस है? तो ये तो सबको पता है कि हम ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये 21% है, एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं उसका 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, विच व्हीकल शुड यू यूज फॉर गोइंग टू स्कूल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। आजकल पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में, और पॉल्यूशन के बारे में बहुत ही जागरूकता फैलाई जा रही है, ठीक है, ताकि आप पॉल्यूशन के बारे में अवेयर रहें, आप पॉल्यूशन ना फैलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विच व्हीकल, कौन सी गाड़ी आप इस्तेमाल करेंगे स्कूल जाने के लिए ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर? कार से जाएंगे तो हर बच्चा अगर कार से जाएगा तो कितनी सारे कारें आएंगी रोड पे, ठीक है, चलेंगी तो ज्यादा पेट्रोल जलेगा, ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, और फ्यूल का खर्च भी ज्यादा होगा। ऑटो रिक्शा भी एक ऑप्शन है जिसमें आप 3-4 बच्चे ही बैठ पाते हैं, ठीक है। तो जिस मान लीजिए कि आपके स्कूल में अगर 3000 बच्चे हैं, ठीक है, अगर हर 3 बच्चा एक ऑटो से चलेगा तो कितने ऑटो आ जाएंगे? 1000 ऑटो चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक महंगा सौदा है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होगा। स्कूटर पे 2 आदमी आते हैं, ठीक है, तो ये इसमें भी 1500 स्कूटर्स चलाने पड़ेंगे आपको। लेकिन स्कूल बस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाए, बहुत ही कम पॉल्यूशन के साथ आप स्कूल आ जा सकते हैं। एक बस में कम से कम 50 to 60 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत कम बस में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक बस के चलने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, ठीक है, उससे यानी उसके बनिस्बत आप ज्यादा बच्चे आ जा सकते हैं स्कूल बस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आंसर आपका स्कूल बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मक्के की खेती करने के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन सही नहीं है, जरूरी नहीं है, एसेंशियल यानी जरूरी नहीं है, ठीक है। एक तो चीज होती है जरूरी नहीं है, और एक चीज होती है हानिकारक, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। जो चीज जरूरी नहीं है तो अगर मान लीजिए कि वो है भी तो उससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और जो चीज हानिकारक है अगर वो होगी तो उससे नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसेंशियल कौन सा एसेंशियल नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मक्के की खेती के लिए कौन सा कंडीशन इसमें एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मक्के को पकने के लिए, यानी मक्का जब अपने फाइनल स्टेज पे आता है तो गर्मी की जरूरत होती है उसको पकने के लिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर बहुत ही एसेंशियल है। ह्यूमिडिटी भी चाहिए, ठीक है, नमी चाहिए, और लो टेम्परेचर है, और रेनफॉल है। रेनफॉल तो बिल्कुल हर खेती के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर एसेंशियल नहीं है, अगर है टेम्परेचर कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, वो भी लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? एसेंशियल नहीं है वो, लो टेम्परेचर एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर होता है हमारा खाद, ठीक है। खाद जो होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है हमारा खाद जो गोबर से बनता है, ठीक है, गोबर है या फिर कचरा जो है, कचरे के सड़ने के बाद जो खाद बनता है उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। तो ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है, ऑर्गेनिक मैन्योर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इट, पहले हम पढ़ते हैं, ए है, इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है। सब देख लेते हैं, चारों पे डिसाइड करेंगे। इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, इसके अंदर प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने की क्षमता होती है। या फिर सी है, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। ठीक है, ह्यूमस क्या बोलते हैं, जमीन के जो ऊपरी परत होता है, यहाँ पे टॉप लेयर जो होता है जमीन का, जहाँ पे कचरा वगैरह सड़ के वहीं पड़ा रहता है, तो ये उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस उसी चीज से तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर बना होता है, तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। सॉइल के लिए बहुत जरूरी है ह्यूमस। ठीक है, पत्ते वगैरह जो गिर जाते हैं जंगलात में, जंगल में या कहीं पे भी, वो सब सड़ जाते हैं जमीन पे पड़े पड़े, उसी को ह्यूमस बोलते हैं। और लास्ट है, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का टेक्सचर चेंज इंप्रूव करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है इसके लिए? तो आपका जो ये है, इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी सारी तीनों चीजें ये कर सकता है। ठीक है, ए सी डी ये तीनों कर सकता है, बी ये नहीं कर सकता। इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू, पोल स्टार है आपका जुपिटर है, स्टार साइरस है, स्टार सीरियस है, और प्लैनेट वीनस है। तो इसमें से किसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको जानते हैं मॉर्निंग स्टार के नाम से? तो आपका जो वीनस है, वीनस जो प्लैनेट है, ये बिल्कुल सुबह सुबह आप उठ के देखेंगे, सूरज जब निकलता है तो ये प्लैनेट चमकता रहता है तारे की तरह। ठीक है, आदमी को तारा दिखता है, लगता है ये तारा है, लेकिन वो एक्चुअली प्लैनेट होता है, प्लैनेट वीनस होता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लैनेट वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। सन जो है वो दिखता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट, यानी सूरज ईस्ट से निकलता है, ठीक है, पूरब से, और वेस्ट यानी कि पश्चिम में डूबता है, ऐसा अपने को लगता है। इसका मतलब क्या हो? दिस मीन्स दैट द अर्थ रोटेट्स। अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, एंड वेस्ट टू नॉर्थ। कौन से डायरेक्शन में घूमता है? तो ये हमें, जब हम वेस्ट टू ईस्ट घूमेंगे तभी हमको सूरज, हम ऐसे घूमेंगे तो हमको लगेगा कि सूरज ऐसे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे घूमेंगे, हम ही तो घूमते हैं ना, सूरज तो घूमता नहीं हमारे चारों तरफ। तो अर्थ घूमता है, तो अर्थ ऐसे घूमता है, तो ऐसा लगता है कि सूरज ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये अर्थ का क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नहीं, सूरज जो है, ये सन है, सन जो है ईस्ट से वेस्ट में जाके राइज करता है, ईस्ट से, और वेस्ट में जाके डूब जाता है। ठीक है, तो हमारा अर्थ जो है वो मूव करता है वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट सन जाता है, और हमारा अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा, अपोजिट टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट टू ईस्ट, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट किसको बोलते हैं हम? होस्ट, जहाँ पे हम मेहमान, मेजबान को बोलते हैं होस्ट उर्दू में, और बोलते हैं होस्ट किसको बोलेंगे? जो जिसके यहाँ आप जाते हैं मेहमान बनकर, तो जिनके यहाँ जाते हैं वो होस्ट होते हैं, आप गेस्ट होते हैं, और गेस्ट का अपोजिट होता है होस्ट। ठीक है, तो होस्ट सेल में कौन रिप्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया, अमोबा, वायरस या फंगस? तो वायरस एक जो चीज है वो जो है वो होस्ट सेल में, यानी वायरस का हमारे बॉडी में आता है, और हमारे बॉडी के सेल में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, सेम कॉपी पेस्ट करता जाता है अपने आप को। ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करता है हमारे सेल में, यानी हम उसके लिए होस्ट होते हैं। हमारा सेल जो होता है वायरस के लिए होस्ट होता है। आजकल पता है आपको कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ठीक है, वो हमारे अंदर आके और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो वायरस ही है जो होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस करता है। आंसर हो जाएगा बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय। ठीक है, होस्ट सेल मतलब कि हमारा सेल। ठीक है, पैथोजेनिक क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। पैथोजेनिक बोलते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो के बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक में बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे होस्ट सेल में, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, उनको हम किस मेडिसिन से किल करते हैं, कैसे मारते हैं उन्हें? तो हम, जब भी आप बीमार पड़ते होंगे तो देखते होंगे डॉक्टर आपको लिखता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक की दवा खाते हैं हम, तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। जो लाइट हमारे अंदर एंटर होती है आंख के अंदर, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। कैसे देखते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख के अंदर वो लाइट जाती है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो एक पार्ट है हमारे आंख का जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे आंख के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, लाइट तो बहुत सारी, अगर दिन में जाएंगे तो वो हिस्सा वो हमारे आंख के अंदर कम लाइट जाने देता है। ठीक है, वो पार्ट। तो इसका इफेक्ट आप बिल्कुल देख सकते हैं कहाँ, जब आप उजाले से बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो वही काम करता है वो हमारा आई का वो पार्ट जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करता है। तो उजाले में रहते हैं तो वो लाइट को कम लाइट जाने देता है आंख के अंदर, नहीं तो आंख को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आंख को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वो लाइट को कंट्रोल करता है। लेकिन अचानक फिर जब हम जल्दी से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो फिर वो सेट होने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो रोशनी को, लाइट को ज्यादा एंटर करने देता है आंख में, तो उतनी देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में। ठीक है, तो वो पार्ट है हमारा आइरिस। ठीक है, आइरिस वो पार्ट है जो लाइट को कंट्रोल करता है हमारे आंख के अंदर जाने के लिए। ठीक है, हमारे आंख के अंदर, आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी वो आइरिस पे डिपेंड करती है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन द ह्यूमन आई। ठीक है, ये भी आंख का दो पार्ट है, रॉड्स एंड कोन्स। ये क्या करते हैं? ठीक है, कोन दोनों का अलग अलग काम है। कोन आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स कैन सेंस कलर। ठीक है, तो डिम लाइट और ब्राइट लाइट के लिए ये दोनों काम करते हैं, रॉड्स और कोन्स। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कोन्स जो होता है, कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए, यानी इसका अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा, डिम लाइट के लिए रॉड्स आर सेंसिटिव टू, यहाँ पे डिम लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी, के रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द ह्यूमन आई, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से सिंथेटिक फाइबर आपको बताना है कौन सा है। फाइबर पता है आपको, रेशा को बोलते हैं फाइबर, पतले पतले जो रेशे होते हैं धागा टाइप का, उसको हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन यानी कि रुई का धागा होता है, रुई का फाइबर होता है। ठीक है, तो ये रुई जो है ये नेचुरल है, सिंथेटिक बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो हमारे मैन मेड चीजों को बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, बाकी जो होता है यानी जो कुदरती तौर पर हमको मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल। तो यहाँ पे कॉटन जो है वो खेतों में पैदा होती है, ये नेचुरल है। ठीक है, जूट जो है, जूट जिससे कि बोरा बनता होगा, आपने ब्राउन बोरे देखा होंगे जिसमें अनाज पैक करते हैं, वो जूट से बनता है, तो वो भी खेतों में ही पैदा होते हैं। ठीक है, जूट भी हम पैदा करते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर है। वुल है, आपको पता है वुल कहाँ से मिलता है, ऊन जो होता है वो भेड़ के बाल से बनता है वुल। ठीक है, तो ये भी नेचुरल हो गया। नाइलॉन जो है वो प्लास्टिक टाइप की चीज को बोलते हैं नाइलॉन, ये जो है हमारा ये सिंथेटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नायलॉन, जो है सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, बाकी सब नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, पॉलीकॉट आप देखिए नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या मिक्स होता है। पॉली मतलब पॉलिस्टर और कॉट मीन्स कॉटन, तो पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्सअप जो होता है उसको हम पॉलीकॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, मैग्नेटिक, फ्री ऑफ क्रैक्स, हॉट। तो क्या चीज पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज करते हैं चार्ज, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो चार्ज का पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, क्रैक को चेक करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं, हीट हॉट का चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक का चेक करने के लिए भी तो अलग डिवाइस आता है। ठीक है, मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कॉजेज। अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो प्लेट्स के मूवमेंट से क्या होता है? साइक्लोन आता है, लाइटिंग होती है, लाइटनिंग मतलब कि बिजली गिरती है, या फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, या फिर थंडरस्टॉर्म होता है। क्या होता है आप बता सकते हैं इसमें? इसमें अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, यानी जलजला जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। ठीक है, कॉपर एक मेटल आपको पता है, एल्युमिनियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, सल्फर जो है वो नॉन मेटल में आता है।
येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये पाउडर के रूप में पाया जाता है, सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यू हैव लर्नड दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद अ हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। ठीक है, आपको पता है कि नॉन मेटल पे जब हम हैमरिंग करते हैं तो वो टूट जाता है, मेटल टूटता नहीं, वो ब्रिटाइल नहीं होता, वो मेलिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो नॉन मेटल है? तो यहाँ पे कॉपर प्लेट है, आयरन नेल है, एल्यूमिनियम वायर है, तो ये सारे मेटल्स है। जो नॉन मेटल है वो है पीस ऑफ कोल, कोयले के ऊपर आप मारेंगे तो कोयला टूट जाता है, तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का ये एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? हीटिंग इफेक्ट ओनली, केमिकल इफेक्ट ओनली, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, या फिर केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ, ऑल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि करंट के अंदर केमिकल रिएक्शन भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी के अंदर अगर करंट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, यानी केमिकल चेंज ले आता है वो इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग तो आपको पता है, ये हीटर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हीट होता है। और लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इलेक्ट्रिक करंट से पैदा करते हैं। ठीक है, कॉइल बनाते हैं वायर का और उसके अंदर इलेक्ट्रिक देते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इफ योर अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज, अगर आपके अंकल ने अपने गांव के करीब में कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री खोली है, तो ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री। ये भी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वी शुड डिस्पोज ऑफ द, ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद जो पानी बचता है, जो कचरा बचता है, उसको वो कहाँ पे डिस्पोज करना चाहिए उनको? ठीक है, तो पहला आंसर है आपका इन द नियर बाई रिवर, रिवर यानी कि नदी में ले जाकर डंप कर देना चाहिए पानी को, या फिर इन द नियर बाई पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर कर देना चाहिए, नजदीक में कोई अगर गड्ढा है जहाँ पानी है उसमें डाल देना चाहिए, या फिर सी इन द नियर बाई कॉर्न फील्ड, अगर कोई खेत है वहां पे उसमें डाल देना चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजेबल गाइडलाइन ऑफ द लोकल। ठीक है, लोकल में जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उसका जो डिस्पोजल गाइडलाइंस होती है, यानी उनके अनुसार जो भी उनका कहना है उसके हिसाब से डिस्पोज होना चाहिए। ठीक है, हर इंडिया में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से आपको डिस्पोज करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, वेरियस मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचर से जो अपने को मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर रिसोर्सेज। वैसे तो हम लोगों को जो भी कुछ मिलता है, यानी हम जो भी कुछ यूज करते हैं इस जमीन पे, इस धरती पे, इस अर्थ पे, वो सब कुछ नेचुरल चीज ही है, कहीं ना कहीं से वो हमको नेचर से ही मिलता है। ठीक है, अगर हम कुछ बनाते भी हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल वो नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है, अपने से आप कोई भी मटेरियल जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पूछने का मतलब है कि डायरेक्ट क्या चीज है जो कि हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट हमें नेचर से नहीं मिलता है, उसे हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो डायरेक्ट मिलता है हमें जमीन से, सॉइल यानी कि मिट्टी तो है ही जमीन की, पानी भी जमीन से मिल जाता है अपने आप नेचर से। जो प्लास्टिक है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, प्लास्टिक ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, फैक्ट्री में इसे बनाना पड़ता है, प्लास्टिक का दाना बनाना पड़ता है, फिर उससे प्लास्टिक की चीजें बनती हैं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल क्या होता है। मैंने बता दिया इसमें कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है प्लास्टिक। तो पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट है जिससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता है केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो प्लास्टिक भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल क्या है, किस चीज से प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक का दाना जो होता है वो किस चीज से बनता है। ठीक है, वो जो भी चीज है वो या सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, आपको इसमें से 1 2 3 में से आंसर देना है कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। प्लास्टिक तो आपको पता है कि सॉलिड होता है, लेकिन आपको ये आंसर देना है तीनों में से कि सॉलिड, लिक्विड या गैस का जो रॉ मटेरियल जिस चीज से प्लास्टिक बनता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें से कौन सा पेयर है जो कि एग्जॉस्टेबल है, यानी कि खत्म हो जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक
चीजें हैं जो कि खत्म हो जानी है, इसमें से कौन सा जोड़ा है जो कि खत्म हो जाएगा? कोल एंड सॉइल। कोल तो खत्म हो जाएगा पता है, लेकिन सॉइल खत्म नहीं होगा, ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी खत्म नहीं होगी। बी है आपका एयर एंड सनलाइट। सनलाइट आपको पता है एक दिन सूरज खत्म हो जाने वाला है, ठीक है, लेकिन हवा नहीं खत्म होगी, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। सी जो है वाटर एंड पेट्रोलियम। इसमें भी पेट्रोलियम पता है आपको खत्म होने वाला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन पानी नहीं कभी खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ का 77% पानी है, अर्थ का जो हिस्सा है। और लास्ट बचता है आपका डी, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स जमीन के अंदर जो होता है वो भी खोद खोद के हम लोग निकाल देंगे, खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ जो है, हम लोग जंगलात काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी एक दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ए लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज गिवन बिलो। मीडियम मतलब जिसके सहारे हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो मीडियम ये कौन कौन सा? लकड़ी है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, ठीक है। तो इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल? इसमें से कौन से मीडियम से साउंड ट्रेवल कर सकता है? 1 and 2 ओनली, यानी एयर और वाटर से ट्रेवल कर सकता है, या फिर एयर वाटर एंड एयर, वुड वाटर एंड एयर 3 से कर सकता है, या फिर सिर्फ एयर एंड वैक्यूम से कर सकता है, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि वाटर एयर और वैक्यूम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वैक्यूम में लाइट के अलावा कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। लाइट ट्रेवल कर सकता है, वाटर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। वुड से कर सकता है, वाटर से कर सकता है, और एयर से भी कर सकता है, ठीक है। हम बोलते हैं हवा में तो सुनाई देती है दूसरे को, इसका मतलब कि हवा से ट्रेवल करता है, ठीक है। पानी में और ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है, और वुड में उससे भी ज्यादा तेजी से, ठीक है। सबसे ज्यादा तेजी से वुड में ये भी क्वेश्चन आता है, आ चुका है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड में किस में ट्रेवल करेगा। तो जब सबसे अच्छा सॉलिड होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसी में साउंड का ट्रेवल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एयर की डेंसिटी कम होती है, उससे ज्यादा वाटर की होती है, और उससे भी ज्यादा वुड की होती है डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 स्टेटमेंट क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ठीक है, सही बात है, वाइब्रेशन से साउंड पैदा होता है। सेकंड है साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है, तो ये भी बात सही है। थर्ड है लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। लाइट और साउंड दोनों को चाहिए मीडियम प्रोपेगेशन, यानी कि बढ़ने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाइट तो आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सनलाइट, सन के बीच, सन और हमारे बीच में स्पेस है जहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो वैक्यूम से ट्रेवल होकर सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो गलत हो गया। फोर्थ क्या है? साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। लाइट से धीरे ट्रेवल करती है साउंड, ये सबको पता है, ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 2 and 4 इज करेक्ट। 1, 2 and 4 कहाँ पे? ये यहाँ पे डी है, 1, 2 and 4 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए और हीट प्रोड्यूस करे, हमको हीट दे, उसे हम कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाए और हमें हीट दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये पार्ट ना दे, आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। इसमें से कौन सा कंबस्टेबल है? आयरन, नेल, ग्लास, स्टोन पीस या वुड? तो आपको पता है स्टोन तो जलता नहीं है, ठीक है। आयरन, नेल, लोहा भी नहीं जलेगा, और ग्लास भी नहीं जलेगा। तो सबसे अच्छा जलने वाला क्या है? वुड जो है, लकड़ी है, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे हवा की मौजूदगी में तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड लाइट, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सब में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो पैदा होगा ही होगा, साथ में क्या पैदा होगा? वाटर एंड लाइट, हीट, या हीट एंड लाइट, या वाटर एंड हीट। तो आपको पता है मैग्नीशियम को जलाने पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के तौर पे एक राख मिलता है, और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है मैग्नीशियम के जलाने से, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play, ठीक है। जब भी दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट यानी टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी साथ साथ चलें या एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। गतिरोध पैदा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो उसके बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड। अगर सिर्फ सॉलिड है तो प्रोड्यूस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या फिर बी है ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड। अगर उसमें से एक लिक्विड है तब प्रोड्यूस होगा। या फिर ओनली इफ वन ऑफ
द टू ऑब्जेक्ट्स इज गैसियस, इस दोनों में से एक अगर गैस है तब प्रोड्यूस होगा, या फिर लास्ट डी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगा ही। तो क्या है आंसर आपका, यही आंसर सही हो जाएगा, डी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। ठीक है, कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड, हर जगह फ्रिक्शन पैदा हो गई। ठीक है, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, फ्रिक्शन फोर्स हर जगह पैदा होता है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन पैदा हर जगह होगा। लास्ट सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ ए नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट सुटेबल। ठीक है, चाकू को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं। ठीक है, किसी सरफेस पे रगड़ते हैं, पत्थर पे तो मैंने आंसर बोल दिया, सर किसी सरफेस पे रगड़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सबसे सुटेबल होगा, 1 2 3 4 में, ए बी सी डी में कौन सा सबसे सुटेबल होगा, स्टोन, वुडन ब्लॉक, प्लास्टिक ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक। ठीक है, तो आपको पता है कि पत्थर पे हम चाकू को तेज करते हैं, तो स्टोन यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, वाइल्ड बुफैलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज। ठीक है, वाइल्ड बुफैलो जो है यानी कि जंगली जो भैंसे हैं, जंगली भैंसा, वाइल्ड बुफैलो, ये इनकी जाति जो स्पीसीज खतरे में क्यों है, एंडेंजर्ड बोलते हैं, खतरे में है। वाइल्ड बुफैलो खतरनाक नहीं है, वो उससे खतरा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाइल्ड बुफैलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी इसकी जो जाति है वो खतरे में है। क्यों? इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट, ये लुप्त हो चुकी हैं, या फिर इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर, खास एरिया में पाए जाते हैं, या फिर इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि इसको इधर उधर भेजने में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि सख्ती से इसका मना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है वाइल्ड बुफैलो की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए बोला जा रहा है कि इसकी जाति को खतरा है, स्पीसीज को खतरा है वाइल्ड बुफैलो को, क्योंकि ये दिन ब दिन इसका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा करप्शन। ठीक है, करप्शन प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉपुलेशन आपके लिए स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे कुछ खास स्पीसीज रहती हैं, या फिर बी, इट इज मीन्ट ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको बनाया गया है प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए, यानी उसके बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए, या फिर सी है, इट इज मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होता है कि उसके वहां के बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करे और वहां के कल्चर को भी, उस एरिया के कल्चर को भी कंजर्व करे, उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा, देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इट इज मीन टू कंजर्व बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, टू बॉयज एंड बी आर अप्लाइंग फोर्सेज ऑन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर ए और बी दोनों लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट, अगर राइट ए यहाँ पे है, ये ब्लॉक है और ये बी है, दोनों लोग पुश कर रहे हैं इधर से, ये इधर से पुश कर रहा है। ठीक है, तो इफ ब्लॉक मूव्स द राइट, यानी बी की तरफ मूव करता है ब्लॉक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मूव किधर कर रहा है, इधर। ठीक है, तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, इधर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कितनी ताकत लग रही है, वो ए की ज्यादा है बी से। ठीक है, तो ये बात तो सही लग रही है, फिर भी अगला देख लेते हैं, बी में क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन बी, बी से कम अगर ताकत लगाएगा तो इधर मूव करेगा। ठीक है, इधर नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम, सी, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए। ठीक है, नेट फोर्स जो है यानी कि कुल जो फोर्स लग रहा है वो ए की तरफ लग रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, दोनों बराबर होंगे तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर होगा आपका ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30। इसको करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोगों का
ऑनलाइन कोचिंग भी चलता है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके इसमें वीडियो में आप देख चुके होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखिए उसको, अगर आपको जनता है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और एएमयू क्लास 9 की तैयारी भी हम लोग कराते हैं ऑनलाइन ही, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही डेट का फाइनल डेट आएगा तो हम लोग उसकी तैयारी, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे 1 महीने का, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, तो आप उसके लिए रजिस्टर अभी करा सकते हैं, ताकि जैसी डेट फाइनल हो, डेट आए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो तुरंत क्रैश कोर्स आपका शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और जनरल क्लासेस के भी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, जनरल क्लासेस यानी 6 to 12 तक के, मैथ, साइंस और इंग्लिश के, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर, ठीक है। सूखे मौसम में, ड्राई किसको बोलते हैं, सूखा जो मौसम होता है, ठीक है। व्हाइल कॉम्बिंग हेयर, बाल को संवारते वक्त क्या होता है, समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर उड़ते हैं, यानी ठीक है, जो बाल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, भागते हैं एक दूसरे से दूर। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज, कौन सा फोर्स इस चीज के लिए जिम्मेदार है, यानी कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, यानी कि जो ये एक दूसरे से हवा में उड़ते हैं बाल, हवा में एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वो कौन से फोर्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि कॉम्ब में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं प्लस माइनस के, इसके वजह से ऐसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉम्ब में भी आ जाता है, बाल में भी आ जाता है, ठीक है। कॉम्ब के पास अगर आप पेपर के टुकड़े रखें तो कॉम्ब से चिपक जाता है पेपर का टुकड़ा, ठीक है। उसी तरह सेम चार्जेस आ जाते हैं बालों के अंदर, तो बाल एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आंसर बी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में बताइए, और सॉल्यूशन कैसा लगा वो भी बताइए, और सबको शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट सेट में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि सेक्शन होगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का, ठीक है। 25 क्वेश्चन उससे भी आते हैं, तो जल्द ही उसका भी सेट आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद फिर फोर्थ सेट आपके सामने लेके आएंगे, फोर्थ सेट क्वेश्चन पेपर का, जो कि आपको हमारे वेबसाइट www.beinglearners.online पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चंस वहाँ अवेलेबल करा देता हूँ, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन उसका बना के फिर वहीं पे डाल देता हूँ यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो आप साइट पे विजिट करते रहिए, और वैसे भी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हर तरह से मदद की जाती है, जो भी बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाएंगे हमारे ग्रुप से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।